दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन मार्केट ने गिरावट के साथ में क्लोज किया। निफ्टी की बात करें तो कुछ खास नहीं गिरा, मतलब इतना नहीं गिरा जितना हम पिछले कुछ दिनों में बढ़ता हुआ देख चुके हैं निफ्टी को। जस्ट 82 पॉइंट्स की मंदी है। निफ्टी बैंक की बात करें 168 पॉइंट नीचे। मिड और स्मॉल ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं करा, मतलब ना ही प्लस में और ना ही माइनस में। तो कह सकते हैं मार्केट आज वीक था और यहाँ पे मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज गिर के बंद हो चुके हैं। अब देखिए कल हमने बातचीत की थी कि मार्केट ने अच्छी तेजी पकड़ी है, लेकिन ये डेटा देखने के बाद में हमने ये पाया कि मार्केट अब थोड़ा सा थका है, क्योंकि मार्केट ने 12% के आसपास का जंप दिया है बिना रुके। और जब भी इस तरह की तेजी आती है तो मार्केट को थोड़ा सा रुकना पड़ता है, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिससे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर अपने प्रॉफिट को बुक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है उसको आगे चल के देखते हैं। कुछ फंड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और भी मैं आपको डेटा दूंगा पास्ट का। साथ में स्टॉक्स के जो रिजल्ट है या जो कंपनीज के रिजल्ट है उनका भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए आज के दिन फार्मा ने अच्छा परफॉर्म किया। डिविसलैब की तेजी की वजह से हम बोल सकते हैं। सिटी ने बाय करने की रेटिंग दी है यहाँ पे, तो कुछ खास नहीं है। बाकी एफएमसीजी आज नीचे था, फाइनेंस आज नीचे था। एफएमसीजी नीचे जाने के पीछे का रीजन है एचयूएल की होल्डिंग्स काफी ज्यादा है निफ्टी एफएमसीजी में। और एचयूएल के नंबर्स वैसे अगर आप देखोगे ना मैच करके तो डिसेंट आपको दिखेगा, बट ठीक है आज मार्केट ने इसको पनिशमेंट दी, कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओपन मार्केट में रिजल्ट इसके आए थे और आते ही स्टॉक क्रैश हो गया। अब देखिए मार्केट के अंदर एफएमसीजीज में काफी सारी कंपनीज है, एचयूएल भी है और जो सिंगल डिजिट के साथ में बढ़ रही है, अच्छी वैल्यूएशन पे है, स्टिल नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं। और इसी मार्केट के अंदर वीबीएल जैसी भी कंपनीज है जो डबल डिजिट के साथ में बढ़ रही है और वैल्यूएशन भी अच्छी है। और बिकाजी इस तरह की जो भी कंपनीज होती है हाई ग्रोथ कंपनीज होती है, इनमें ग्रोथ अच्छी होती है। और जो एचयूएल हम बोल सकते हैं उसके साथ में डाबर को इंक्लूड कर सकते हैं, इस तरह की जो भी कंपनीज होती है उनमें ग्रोथ काफी कम होती है। तो इन्वेस्टर को दोस्तों पता करना चाहिए कि किसमें कैसी ग्रोथ है। अब देखो यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी ब्रेक हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट हमने देखा निफ्टी में, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, ये जो 10-12% का जंप बना है, इसके बाद में थोड़ा सा मार्केट रुकता है। पर्सनली मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ऐसे मार्केट के अंदर मैं वेट एंड वॉच करता हूँ। अगर मुझे पैसे लगाने होते हैं तो ये जो गिरावट होती है, गैप डाउन्स होते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ। नहीं तो जब रिकवरी आती है तो वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। बीच में हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर मिले और मार्केट के अंदर एक डिप देखने को मिल जाए। ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, ना ही मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इस तरह से कोई काम नहीं करना है आपको, कॉल पुट ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मार्केट हमेशा नहीं तेज होता और हमेशा गिरता भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट से आज की डेट में जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी मार्केट को प्लस माइनस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, जो मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिनों में कितना मार्केट चल चुका है, सिग्निफिकेंट तेजी यहाँ पे आ चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है, कॉमन सेंस वाली बात है। ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हम बोल सकते हैं ये थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ चुके हैं। अब जियोपॉलिटिकल में क्या टेंशन है, देखिए दोस्तों, जो कायराना हरकत की है जेएनके में, ये सब आपको पता ही है। तो वो जो मुद्दा है अब ग्लोबल मुद्दा बन चुका है, और उसकी वजह से आप देखोगे तो काफी इम्पैक्ट हो चुका है। इंडिया भी अटैक करेगा या नहीं करेगा वो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फाइनेंशियली इंडिया ने अटैक करना पाकिस्तान पे शुरू कर दिया है। आपको बताइए इंडस वैली की जो ट्रीटी थी वो सस्पेंड हो चुकी है। तो पानी की कमी होगी तो एग्रीकल्चर को नुकसान होगा पाकिस्तान में, और उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी, मतलब फाइनेंशियली काफी कुछ इम्पैक्ट वहां पे देखना पड़ेगा। तो उसी की वजह से आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, जो कि टीसीएस अपनी जो कंपनी है उससे भी छोटा है, वो क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी मार्केट को देखने को मिल रही है। अब देखो पाकिस्तान के मार्केट के अंदर कुछ खास हलचल होगी तो थोड़ी सी हलचल हम इंडिया के मार्केट के अंदर भी देख सकते हैं। अब किसी ने क्वेश्चन किया कि अगर इंडिया अटैक कर देता है पाकिस्तान के ऊपर या कुछ ना कुछ रिटेलिएशन में कठोर कदम उठा लेता है, जो कि ऑब्वियसली उठाना भी चाहिए, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट क्या क्रैश हो सकता है क्या? देखिए दोस्तों, क्रैश तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ गिर सकता है। और ऐसी गिरावट को हम हंसते हंसते स्वागत करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली फिर ऐसी जो गिरावट होती है वो होनी चाहिए। मतलब अगर मार्केट गिरने की वजह से, अगर, या फिर हम बोल सकते हैं जो अटैक होगा या वो जो भी रिटेलिएशन इंडिया करेगा उसकी वजह से मार्केट गिरेगा, उसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं होती इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करोगे तो मैं आपको तीन
कॉन्फ्लिक्ट बता देता हूँ, वॉर बता देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है और उस समय मार्केट गिरा है, और कितना गिरा है, कैसे रिकवर हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगा, ताकि कोई भी इन्वेस्टर पैनिक नहीं करे, क्योंकि ये इंडिया का मार्केट है, पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, कारगिल वॉर, मई जुलाई 1999, तो काफ़ी पुरानी बात होगी। उस समय मार्केट की जो चीज़ें थी अलग थी, डायनामिक्स चेंज थे, मतलब आज के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट थी सिचुएशन। तो सेंसेक्स कितना गिरा, 12% के साथ में क्रैश हुआ, क्योंकि ये फुल स्केल वॉर थी और उस समय 12% के साथ में क्रैश हुआ। और बाकी आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये जो चीज़ें क्लियर हुई थी, उसके बाद में मार्केट रिबाउंड भी हुए थे। उस साल के एंड होते होते मार्केट के अंदर रिकवरी आ गई थी। ठीक है, अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कम पुराना डेटा देखते हैं, एक दो का देखते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेंसेक्स गिरा था, क्योंकि डॉट कॉम जो बबल था, क्राइसिस भी चल रहा था उसी के साथ में, तो 8-10% के साथ में ये डिप हुआ था। अब कोई भी फुल स्केल वॉर वहाँ पे नहीं हुई थी, तो फिर मार्केट मिड 2002 में स्टेबल भी हो गया था, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब रिसेंट अटैक की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जो एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट पुलवामा, ठीक है, इसको देखें तो यहाँ पे मार्केट ने 2-3% की डुबकी लगाई थी, और उसके बाद में काफ़ी फास्ट तरीके से क्विकली रिकवर भी हुआ था। तो इंडियन इन्वेस्टर को आई डोंट थिंक डरने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे जो क्रैश होते हैं या गिरते हैं मार्केट, उसको स्वागत करना चाहिए अपने को, हंसते हंसते खुशी से। तो देखते दोस्तों आगे चल के क्या रिटेलिएशन होता है और किस तरह से इंडियन मार्केट परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन एक बात तो है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो उसके बाद में डेफिनेटली रिकवरी भी काफ़ी फास्ट ऐसे में आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि इन्वेस्टर का एक पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है। अब काफ़ी इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाता है, कि ऐसा कुछ हो गया, इंडिया पाक के अंदर कुछ युद्ध हो गया या XYZ प्रॉब्लम हो गई, तो मार्केट एकदम से नीचे आता है, और उस नीचे आने के चक्कर में इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग्स को बेच के निकलते हैं, या फिर नीचे आने के डर से ही बेच के निकल जाते हैं। तो वॉलेटिलिटी को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज होती है जिनके स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी कम वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन रिटर्न्स काफ़ी अच्छे कमा के देते हैं। उन कंपनीज को हम बोलते हैं हाई ग्रोथ लार्ज कैप कंपनीज। जैसे आपने अभी देखा, HUL भी लार्ज कैप कंपनी है, बट वो हाई ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी लार्ज कैप कंपनीज है जो हाई ग्रोथ है। तो ये आपको डिफरेंस का पता करना होता है। प्रॉफिट देखते हैं आप, डबल डिजिट की ग्रोथ देखते हैं, स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि किस कंपनी में कैसी ग्रोथ है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि पोर्टफोलियो को बैलेंस तरीके से बनाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मिड में थोड़ा कम, स्मॉल में और कम, माइक्रो में बहुत कम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर को आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो क्या होता है, इन्वेस्टर सेक्टर की तरफ बढ़ता है और उसमें सेक्टर के अंदर भी दिक्कत कर देता है, कि सेक्टर के अंदर क्या करता है, किसी सेक्टर में ज़्यादा पैसे लगा दिए जिसमें कम होना चाहिए। अब जैसे फाइनेंस और जो IT है, उसके अंदर इन्वेस्टर को ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि निफ्टी की भी होल्डिंग्स को देखें तो वैसा ही कुछ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और डेफिनेटली आप, मुझे लगता है, सक्षम हो इन सब चीज़ों को करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं जो नहीं कर पाते ये, तो उनको म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा फ्लेक्सी कैप फंड काम आते हैं, कि इन फंड्स के अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फंड मैनेजर अपने अपने जो भी उनकी स्किल्स है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, पराग पारिक के साथ में निफ्टी को कंपेयर करते हैं, और एक साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो पराग के ज़्यादा है और वॉलेटिलिटी भी कम है। निफ्टी जहाँ पे अभी काफ़ी दूर है ऑल टाइम हाई से, पराग इतना दूर नहीं है। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स दिखाऊं तो 5 साल का डेटा तो देखना वैसे ठीक नहीं है, इतने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन मत करना कि नेक्स्ट 5 साल में 200-300% आप कमा लोगे। 10-12% के CAGR की एक्सपेक्टेशन करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, और इतने ही इनसे आ सकते हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन में आपको दिखाई देगा कि जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं ऐसे फंड्स को, ऐसी कंपनीज को, उतना ही ज़्यादा निफ्टी से रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे पता है कि ये जो फंड है या जो फ्लैक्सी कैप होते हैं, उसके अंदर फंड मैनेजर डोमेस्टिक इक्विटी भी रखते हैं, अभी का लेटेस्ट डेटा है, उसके साथ में कैश भी रखते हैं। अब ये कैश काम आ जाता है जब भी मार्केट नीचे आएगा, इंडिया पाक हुआ या XYZ कुछ भी हो गया, तो ये पैसे उसमें डिप्लॉय कर देते हैं, और उस वजह से रिटर्न्स अच्छे आ जाते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर ये सब सुविधाएं नहीं होती है, इसलिए वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। पैसा उनमें दोस्तों ज़्यादा बनता है, लेकिन वो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स होल्ड नहीं कर पाते हैं। ओवरसीज एक्विटीज़ भी इसके पास में 10%, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होता है, जिसमें
एफडीज की तरह रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब देखो ये जो डेटा है ये मार्च 25 का है, मैं आपको थोड़ा सा पुराना डेटा दिखाता हूँ जो अक्टूबर 24 का है। अब इसमें आप देखोगे कैश कितना था, 15% के साथ में था, अभी कितना है 11% के साथ में है। तो चेंजेस करते रहते हैं, जैसे जैसे इनको मौका मिलता है वैसे वैसे पैसे डिप्लॉय करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस होना चाहिए, जिसके अंदर आपको ज़्यादा डर नहीं हो कि ऐसा कुछ हो जाता है तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, अब इनमें क्या होता है, जैसे इस फंड की बात बता देता हूँ आपको, आप भी खुद देख लेना। आपको ये देखना होता है एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो 0.63% है, जो कि ठीक है। एग्जिट लोड ये सब आपको देखना होता है। अब इसमें एग्जिट लोड 1 साल का नहीं है, 2 साल का है। अगर आप 10% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं 1 साल से पहले, तो आपको एग्जिट लोड 2% का देना होगा। अगर आप 365 दिन के बाद में, 1 साल के बाद में, और 2 साल से पहले यानी 730 दिन से पहले रिडीम करते हैं, तो 2% नहीं, आपको देना होगा 1%। 10% से कम आप रिडीम कर सकते हैं बिना एग्जिट लोड के, कि मान लो अभी कभी आपको जरूरत पड़ जाए पैसों की, उस हिसाब से। लेकिन ये जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होते हैं, कम से कम 5 साल के लिए होते हैं, तो 2 साल का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। इस वजह से इनमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। साथ में दोस्तों आप नोट करोगे तो अभी यूएस के मार्केट भी ओपन हो चुके हैं, और यूएस के मार्केट की सिचुएशन है कि 300 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स, नीचे खुला था लेकिन उसके बाद में अच्छी तेजी आप देख सकते हैं, मतलब रिकवरी हम बोलेंगे इसको। तेजी तो नेस्टेक में अभी बनी है 2% के साथ में। तो क्या रीज़न हो गया वहाँ के मार्केट के चलने का, तो स्टॉक अभी अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि वहाँ की जो नंबर्स है, अर्निंग्स है, अच्छी आ रही कंपनीज की। तो ऐसा कोई ग्लोबल इश्यूज या ग्लोबल हम बोल सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट नहीं है यहाँ पे, जस्ट उनकी जो भी कंपनीज उनके हिसाब से इंडेक्स उनका परफॉर्म कर रहा है। अब अपना जो इंडेक्स है इस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा कल के दिन। इंडिया पाक के बीच में कितनी टेंशन बढ़ती है, कितना एस्केलेशन होता है, उसके हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो एफ का तो रुख अच्छा है। एफ खुद नहीं डर रहे अभी, क्योंकि ये जो टेंशन है इसके बावजूद भी 8,250 करोड़ की बाइंग की है, क्योंकि एफ को डेटा पता है। जो डेटा हमने देखा पिछले 3 कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पाक के बीच में, तो एफ को पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, कितनी रिकवरी आ सकती है, कितना डरना है। तो ठीक है, डेटा भी आपको बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ खास डरने की आवश्यकता नहीं है एज एन इन्वेस्टर, और ऐसे एज एन हम बोल सकते हैं इंडियन। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने Q4 के नंबर्स दिए हैं। इनके नंबर्स आप खुद चेक करिए कि किस में कितने प्रॉफिट के साथ में बीट हुई है, एक्सपेक्टेशंस कितनी मैच हुई है, कितनी मिस हुई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कंपनीज के नेम्स हैं। ये लास्ट जो भी कंपनीज हैं इनके डेटा आपके सामने है। ठीक है, तो ये पूरा पेज आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 3 वीडियोस देख लेना, आज सिर्फ एक ही वीडियो। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।